तो आप जिस वास्तु में मतलब जिस जमीन पे रह रहे हो उसके नीचे की एनर्जीज भी मैटर करती है। न्यूमरोलॉजी में जतकर्म दोष, पितृदोष, वास्तु दोष, स्त्री दोष, स्त्री शाप, ये सारी चीजें भी पता चलती है। चलते हैं हमारे दोषों की तरफ। और दोष कौन से होते हैं सर? जी, अभी उसके साथ साथ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसपे काफी लोग बोलते हैं कि पितृदोष है। तो न्यूमरोलॉजिकली भी आपके ग्रिड में पितृदोष है या नहीं वो पता चलता है। आज के डेट में वर्ल्ड वाइड हम अगर ग्रिड देखें, जिस टाइप से मेरा रिसर्च है, तो 90 to 95% लोगों के ग्रिड्स में पितृदोष है। अच्छा जी, इसकी वजह है वो भी हम बात करेंगे कि क्या क्या वजह है। वो ना बढ़े उस चीज को भी हम कर सकते हैं, जो है वो ठीक है। उसमें भी 3 होते हैं टाइप, एक सौम्य है, एक मध्यम है, एक तीव्र है। तो आपके इसमें अगर तीव्र पितृदोष है तो आपको आपके सरनेम में सिंक्रोनाइजेशन करना जरूरी ही है, वो करना ही जरूरी है, क्योंकि वो दोष चले आ रहे हैं। अब वो दोष क्यों चले आ रहे हैं, तो इसके पीछे का जो रीजन है, सबसे बड़ी चीज, हम हिंदुज्म हो या कोई भी आप कास्ट वाले हो, किसी भी रिलीजन वाले हो, आज के डेट में हमें जन्म से लेके मृत्यु तक 16 कर्म बताए गए हैं। जो 16 कर्म बताए गए हैं, अगर वो नहीं होते हैं तो जिस आपके पितरों के साथ वो 16 कर्म नहीं किए गए उसको आपको पितृदोष लगेंगे। इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो लास्ट है, जब आपको अग्नि दी जाती है या फिर दफनाया जाता है। वहां पे आपकी मृत्यु किस वजह से हुई है, आप सुसाइड करके डेथ हुई है, आपकी एक्सीडेंट होके हुई है, बर्निंग होके हुई है, या बड़ी बीमारी से हुई है, या फिर सडनली हार्ट अटैक आया है, या तो इस हर एक चीज के लिए विधि अलग है। अच्छा, तो वो उस टाइप की विधि, जैसे ब्राह्मणों को ये सारी चीजें पता है, हमारे यहाँ पे एक चीज, ये सारी जो चीजें हो रही है ना, बिकॉज ऑफ क्योंकि हमारे यहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम था, वो एजुकेशन सिस्टम में हमारे यहाँ पे धर्मशाला वाला जो सिस्टम था, जैसे हम पढ़ने के लिए धर्मशाला जाते थे, हम क्या कहते हैं उसको, गुरुकुल पद्धति जो थी वो हमारे यहाँ पे अंग्रेजों ने आके बंद करवा दी। तो गुरुकुल में ये सारी चीजें पढ़ाई जाती थी, सिखाई जाती थी। उसमें से कुछ लोगों ने वो चीजें गलत है, ये है, वो है करके आज भी उनको पता है, लेकिन तभी भी वो मान नहीं रहे, क्योंकि क्या, लोगों को तुरंत चाहिए, तुरंत करना है। इस वजह से वो चीजें नहीं हो पा रही। इस वजह से जो आदमी गुजर गए हैं उनको मुक्ति नहीं मिल पा रही, उनको दिशा नहीं मिल पा रही है, तो वो यहीं पे आपके इर्द गिर्द आपके ट्रेवल करते रहते हैं। तो आपने पितृदोष जो है वो उस वजह से लग रहे हैं क्योंकि आप 16 संस्कारों में से लास्ट वाला जो संस्कार जो है वो सही से नहीं कर रहे हैं। तो दूसरी चीज और उसके साथ है कि अब है तो है 90 to 95% अगर मैं बोल रहा हूं कि वर्ल्ड वाइड सबके ग्रिड में ऑलमोस्ट है। इसके पीछे की वजह क्या है वो भी बताई। और एक चीज है, ये क्यों बढ़ रहा है, पहले इतना परसेंटेज नहीं था। तो आज के डेट में बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, अबॉर्शंस हो रहे हैं, सडनली कुछ बेबी जो है हम कहते हैं मिसकैरेज हो रहे हैं, या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जैसे आपका कोई फैमिली मेंबर है वो कहीं चला गया, जैसे कोरोना में, अभी कोरोना जब आया था तो कोरोना में बहुत सारे लोगों की कुछ विधियां हुई नहीं जी। ये सारी चीजें जो है वो तो वो लोग कौन है, जैसे आपकी मम्मी का अबॉर्शन हुआ होगा या मिसकैरेज हुआ होगा तो उसके 16 संस्कार तो हुए नहीं, तो इस वजह से भी आपके पितृदोष बढ़ रहे हैं। दूसरी चीज, अब ये कम होने के लिए और क्या कर सकते हैं, तो सबसे बड़ी रेमेडी है जो आज पूरे पृथ्वी पे, महाश्मशान कहाँ पे है आपको पता है? सबसे बड़ा महाश्मशान कहाँ बताया गया है? त्र्यंबकेश्वर में बताया गया है। अच्छा जी, तो त्र्यंबकेश्वर में महाश्मशान बताया गया है, महाश्मशान बताया गया है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में नासिक के नजदीक है वो। वहां पे और एक चीज है, आपने ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पिंड या लिंग जो हम कहते हैं वो एक ही जगह पे होने वाले, पूरे वर्ल्ड में बस वो एक ही जगह है।
तो वहां पे जाके त्रिपिंडी श्राद्ध और नारायण नागबली ये दो विधि आप करोगे। मैं एवरी ईयर कर रहा हूँ, अच्छा। तो मैं उसके रिजल्ट्स मुझे मिल रहे हैं। आप बोलोगे सर आप न्यूमरोलॉजी करते हो और ये चीज कैसे बता रहे हो? तो देखो, मैं न्यूमरोलॉजी नहीं करता हूँ, मैं लोगों को रिजल्ट डिलीवरी करता हूँ। तो उनकी जो दिक्कत है ना, उसमें जरूरी क्या है वो चीज उनको मैं करने को बोलता हूँ। तो वहां पे जाके आके आप, मैं बोलता हूँ कि ग्रिड में जैसे मैं कंसल्टेशन करता हूँ तो मैं उनको बोलता हूँ कस्टमर को कि आप एवरी 3 इयर्स करो, क्योंकि कितने पितर पीछे अटके हुए हैं आपको पता है? पता ही नहीं है। तो मैं तो बोलता हूँ कि मुझे अगर पॉसिबल हो जाए तो मैं 6 महीने में एक बार करूं, तो लेकिन रूल्स है उसके कि आप साल में एक बार कर सकते हो। जैसे हम पितृ पक्ष में हम श्राद्ध करते हैं, जो चीजें हम करते हैं तो वो हमारे पितरों के लिए ही है, तो हम उनको मुक्ति देने के लिए वो चीज कर सकते हैं। दूसरी और एक चीज इंपॉर्टेंट है, जब आप नारायण नागबली त्रिपिंडी श्राद्ध करके घर आओ तो आपको घर पे उदक शांति नाम की एक छोटी सी पूजा होती है, घंटे 1.5 घंटे की, वो करनी जरूरी है। अगर वो आप नहीं करते तो आपने जो नारायण नागबली और त्रिपिंडी श्राद्ध करके आए हो उसका फल नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग हैं जो आज भारत में कई जगहों पे ये 2 विधि करवा रहे, लेकिन उनको उसके रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे। तो क्यों? क्योंकि वो जगह एक ही है, वहीं पे वो चीज होनी चाहिए। मेरे पास कई देशों के कंसल्टेशंस होते हैं, मैं उनको भी वो चीज बोलता हूँ। वो आके जब करके जाते हैं तो आज के डेट में कनाडा, यूएसए, यूएई, हर एक जगह से मेरे पास कस्टमर्स आ रहे हैं और वो रेडी है वो चीज करने को, क्योंकि उनको किसी ने रेफरेंस दिया है कि वो चीज हमने की, न्यूमरोलॉजी हमने की और हमें ये रिजल्ट्स मिले। तो ये चीजें जो है वो इंटरलिंक्ड है, ये ट्रायल एंड टेस्टेड है, तो ये चीजें करनी जरूरी है। अब इसमें हम और क्या कर सकते हैं कि जिससे ये कम हो सकते हैं? तो आज के डेट में हमारा जो यूथ है, या तो फिर हम कह सकते कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पूरे वस्त्र निकाल के नहा रहे हैं, पूरा वस्त्र निकाल के नहा रहे, तो वो आपके पितृदोष बढ़ा रहा है। अच्छा। बिकॉज ऑफ आप जब नहाते हो तो आपके पितृ आपके साथ नहाने के लिए आते हैं, तो जब आप पूरे वस्त्र आप जब निकालोगे तो वो आपके साथ नहाएंगे नहीं, तो वो आपको आशीर्वाद नहीं देंगे, तकलीफ नहीं देंगे लेकिन आशीर्वाद नहीं देंगे। वो आपको अच्छा आप आगे बढ़ो करके जो आशीर्वाद देने हैं वो नहीं देंगे। दूसरी चीज है, आप सिंपल चीज है, गंगा स्नान जो है वो आप करोगे तो सिंपल है, आपके पितर भी वहां पे आएंगे तो उनको भी उससे कुछ पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, जैसे उनको मार्गक्रमण करने के लिए आगे पॉजिटिविटी मिले, उनको कुछ रास्ता मिले। तो गंगा स्नान भी जो है वो आप अगर करोगे, मैं बोलता हूँ, मैं तो साल में एक बार कंपलसरी जाता ही हूँ, हरिद्वार हो या ऋषिकेश हो, तो वहां पे गंगा स्नान करने से भी आपके पितृदोष कम होते हैं। तो सर आपने जैसे बताया कि अगर आप स्नान करते हैं तो पूरे वस्त्र उतार के करते हैं तो वो नेगेटिव भी नहीं तो पॉजिटिव भी नहीं इफेक्ट दे रहा है, नहीं दे रहा है। तो फिर इसका ऑल्टरनेटिव क्या है, कैसे हमें स्नान करना चाहिए? पूरे अंडरगारमेंट्स निकाल के नहीं नहाना चाहिए। अच्छा। आप अंडरगारमेंट के साथ शॉवर लो, आप बाल्टी से जैसे हम मग लेके नहाते हो, कोई दिक्कत नहीं, उससे आपको ये दोष जो है वो कम नहीं होता लेकिन बढ़ता नहीं है, क्योंकि आपके पितर जो है, आपके पितर आपको आशीर्वाद देते रहते हैं, तथास्तु कहते रहते हैं। जिसे ये 15 दिन हम कहते हैं पितृ पक्ष वाले, तो वो आशीर्वाद देते हैं आपको, क्योंकि उनके पास वो एनर्जी उस समय आई हुई रहती है कि वो आप आशीर्वाद दे सकते हो। तो वो 15 दिन में जो है वो हम पितृ पक्ष को बहुत निगेटिव मानते हैं, एक्चुअली में वो बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि आपके पितृ, जो पितरों को मुक्ति मिली हुई है, जो पितृ वास में चले गए हैं, तो वो भी आके आपको आशीर्वाद देके जाते हैं। इसी तरीके से सर एक और दोष की आपने बात करी थी, स्त्री दोष, ये बहुत बार सुना भी है पर एक्चुअली में इसका मतलब नहीं समझा, तो जरूर बताइए। जी देखिए, पितृदोष के साथ साथ ये भी आज के डेट में हम अगर देखने जाएंगे तो 60 to 70% लोगों के ग्रिड्स में दिखाई दे रहा है। उसी के साथ साथ स्त्री शाप भी है। अब ये दोनों चीजें जो है वो थोड़ी सी सिमिलर है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस भी है उसमें। स्त्री दोष में क्या होता है, आपके गए 3 पीढ़ियों में जब आपके ग्रिड में दिखाई दे रहा है तो आपके गए 3 पीढ़ियों में या तो ऐसी किसी लेडीज की डेथ है जिसने
उस फैमिली को अपशब्द कहे हुए है। अच्छा जी। अब ये आप बोलेंगे सर ये तो हर घर में हो रहा है, तो मैं जो बोल रहा हूं कि तो ये चीज की वजह से जो है, मैं बोल रहा हूँ आज 60-70% ग्रिड्स में वो चीज दिखाई दे रही है। तो क्यों? क्योंकि स्त्री के प्रति सम्मान नहीं किया जा रहा, स्त्री को डोमिनेट किया जा रहा है। ये काफी घरों में हो रहा है आज की डेट में। भले ही हम बाहर कह रहे हैं कि स्त्री को बढ़ावा दो, स्त्री शक्ति, नारी शक्ति, या फिर बेटा और बेटी में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन तभी भी अब अगर लोगों के घरों में आप झांक के देखोगे तो वो डिफरेंस कुछ परसेंटेज लोग कर रहे हैं, या तो वाइफ को कर रहे हैं, या तो माँ को कर रहे हैं, या तो बेटी को कर रहे हैं। ये चीजें जो है वो हो रही है। तो वो जब स्त्री है जिसके जीवा पे सरस्वती जी का वास है, तो वो जो बोलेगी तो वो अच्छा वाला बोलेगी तो अच्छा होगा। वो अगर कुछ श्राप जैसे कुछ या बुरा कुछ आपको बोलेगी तो वो बुरा होगा। तो ये चीज है कि उस वजह से स्त्री दोष आगे 3 पीढ़ियों तक चलता रहता है। मतलब जैसे गाली देना एक सिंपल चीज है, लेकिन फैमिली को कुछ दोष देना है, फैमिली ही ऐसी है, ये काफी लेडीज आज के डेट में करती है। आपका कुटुंब, आपका फैमिली ना, तो वो चीजें जो है वो बढ़ती रहती है। अभी इसके साथ साथ आता है स्त्री शाप आता है। तो स्त्री शाप जो है वो उस लेवल में इसी टाइप का है, लेकिन एक्सट्रीम लेवल में। जैसे किसी स्त्री ने खुद को बंद कर लिया या सुसाइड कर लिया, किसी भी टाइप में, जैसे हैंग करके हो गया और पानी में छलांग मार के हो गया, किसी भी टाइप का अगर उसने सुसाइड कर लिया बिकॉज ऑफ उस फैमिली में उसके बिहेव का, उसके प्रति जो बर्ताव हो रहा है, उस चीज को फ्रस्ट्रेशन में आके अगर वो चीज वो करती है। या तो हमने ऐसे भी देखा है कि कुछ स्त्रियों का मेडिटेशन चल रहा है, कुछ उनको बीमारी चल रही है, लेकिन उनकी सेवा शुश्रूषा प्रॉपर से की नहीं जा रही है, तो उस केस में वो भी कुछ चीजें प्रति फैमिली के बोलती है। तो इन चीजों का भी इफेक्ट आगे आता है। तो ये चीजें हम 100% नहीं कह सकते कि, क्योंकि वो चीजें कभी तो फैमिली में होती रहती है, लेकिन उसके बाद आप उनको एटलीस्ट सॉरी तो बोल सकते हो कि मेरे से ये चीज हुई, मुझे गलती है कि मैं अपनी गलती मानता हूं, ये चीज तो कम से कम करे। तो उससे आगे जाके आपकी आगे की जो फैमिलीज है, जो आपकी जो आगे हम क्या कह सकते हैं, आपका जो वंश है जो आगे बढ़ने वाला है, उनको तो ये कम से कम दिक्कतें ना फेस करनी पड़े। आज के डेट में मैंने ऐसे भी कई देखा है कि जहां जहां पे स्त्री शाप है, अगर सपोज हस्बैंड के ग्रिड में स्त्री शाप है तो वाइफ को कैंसर हुआ हमने बहुत बार देखा है। ये जो एक्सट्रीम बीमारियां जो आ रही है वो हमने देखी है कि स्त्री शाप के वजह से भी काफी लोगों के ग्रिड में वो चीज दिखने के बाद हम देख रहे हैं, तो हो रहा है वो चीज। सर मैंने हमेशा ये नोटिस किया है, आप जो भी चीज बताते हैं उसमें आपने एक लाइफस्टाइल चेंज पे ज्यादा फोकस करते हैं। जैसे आपने जब मुझे भी बताया था तो आपने मेरे लाइफस्टाइल को लेकर कुछ चीजें बताई थी जो कि मैंने करी और बहुत बहुत ज्यादा इफेक्ट आया था। इनफैक्ट जितने लोगों को भी इन्होंने हमारे आसपास बताया था सभी के बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स। और ये मैं सिर्फ इनके सामने नहीं बोल रही हूँ बल्कि जेन्युइनली में, क्योंकि वो कुछ ऐसी चीजें थी जो आपको कोई पैसे देके नहीं करनी है, आपके लाइफस्टाइल में ही है। और बहुत से लोग होते हैं सर जो इसी चीज को ना गलत ले जाते हैं कि हमारे को रेमेडीज करनी पड़ती है, हमारे को ये करनी पड़ती है। अभी जितने भी आपने दोष बताए ये सभी कहीं ना कहीं हमारे गलत लाइफस्टाइल या हमने ही कोई अपने लाइफस्टाइल में ऐसी चीज करी है। तो क्या सर हम ये कह सकते हैं कि न्यूमरोलॉजी कहीं ना कहीं हमारे लाइफस्टाइल को ही ठीक कर रही है? जी, मैं जिस टाइप की न्यूमरोलॉजी कर रहा हूं मैं उसमें बहुत सारी रेमेडीज नहीं देता हूं। मैं जो देता हूं वो आपकी लाइफस्टाइल चेंज करने वाली रेमेडी देता हूं। एक सिंपल चीज है, जैसे अभी 2025 आ रहा है, तो 2025 जो है उसका जो टोटल है वो 9 है। तो किसी के ग्रिड में अगर MBD के जगह पे कहीं पे भी मूल्यांक, भाग्यांक और देव्यांक, जैसे देव्यांक को बहुत सारे लोग कुआ नंबर या यूनिवर्सल नंबर या और एंजल नंबर कहते हैं, उसमें से कहीं पे भी अगर 9 आ रहा है और आपकी दशा अच्छी चल रही है तो आपके लिए नेक्स्ट ईयर बहुत बढ़िया जाने वाला है। तो ये क्या हो गया, एक जनरल हो गया जो स्टैंडर्ड है। उसी तरीके से अगर किसी के MBD में कहीं अगर 9 है तो वो बंदा अगर जमीन पे सोएगा, मतलब
आप गद्दा जमीन पे बिछाओ लेकिन सोओ जमीन पे। तो ये क्या है, ये रेमेडी है, लेकिन ये रेमेडी लाइफस्टाइल वाली रेमेडी है। तो इस टाइप की रेमेडीज हम बताते हैं जो आपकी लाइफस्टाइल में आए और आपको वो लाइफस्टाइल में आप कन्वर्ट करो और आपको वो चीज घटित होती रहे, आपका जो डिजायर है वो आपको प्राप्त हो। आपके, मैं बोलता हूं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये रेमेडी करो करोड़पति बन जाओगे, ये सबको पता है ये नहीं होता है जी। लेकिन जिसके ग्रिड में दिख रहा है कि तुम करोड़पति बनने वाले हो तो वो घर बैठे तो नहीं बनेगा, उसको वो चीजें लाइफस्टाइल में आनी है। जैसे बेसिक है, किसी का राहु बहुत खराब है तो हम उसको क्लियर कटली बोलते हैं, आप किचन में चूल्हे के नजदीक नीचे जमीन पे बैठ के खाना खाओ। इस टाइप की रेमेडीज हम बताते हैं जो आपकी लाइफस्टाइल चेंज करने को हम कहते हैं, और उसके साथ आपके खान पान में भी क्या होना चाहिए तो वो भी चीजें हम ऐड करते हैं। तो लाइफस्टाइल ही हम चेंज करते हैं जो आपके लिए रेमेडी जैसे काम करती है और आपका सारा चेंज होता है। सर आपने बताया अगर किसी के ग्रेड में 9 अंक हो ही ना तो फिर उसके लिए कैसा हो सकता है अगला साल? सिंपल रेमेडी है, डेली अगर उसको 9 की जरूरत है, उसके ग्रिड में बाकी नंबरों से ज्यादा 9 की जरूरत है, जो इसके डिजायर्स है, जो उसके सपने हैं वो अगर 9 नंबर से रिलेटेड है तो सिंपल है, मिट्टी में चलो बिना चप्पल पहने, वो कम से कम 10 से 15 मिनट चलो तो भी वो उसके लिए वो काम कर जाएगा। अगर कुछ अभी जैसे कुछ मेरे कस्टमर्स है जिनको वो पॉसिबल ही नहीं है, वो ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे उनको वैसी जमीन है ही नहीं चलने के लिए जी। तो हम उनको कहते हैं कि आप एक पॉट लाओ बड़ा वाला, उसमें आप मिट्टी छान के लाओ और वो मिट्टी के साथ डेली 15 मिनट खेलो। अच्छा। वो हाथों में लगाओ, आप उसके साथ कुछ भी करो, मतलब जैसे हम समुद्र किनारे जाते हैं तो हम मिट्टी खेलते हैं जी, हम रेत को खेलते हैं, कुछ बनाते हैं, उस टाइप का कुछ भी करो तो भी वो रिजल्ट देगा। गार्डनिंग भी कर सकते, गार्डनिंग भी कर सकते हैं तो भी रिजल्ट आएगा। सर आपने 2025 की बात करी और अभी तक कार्मिक में शायद फर्स्ट टाइम हमने 2025 के बारे में जिक्र किया है। अच्छा। तो आपके अकॉर्डिंग, आपकी, क्योंकि आपकी प्रेडिक्शन से लेके आपकी हर एक रेमेडी बहुत सटीक है, तो 2025 आपके अकॉर्डिंग कैसा रहने वाला है? बहुत जनरल टर्म पे, एक नंबर पे नहीं जाएंगे, बट जनरली 2025 के बारे में आपका क्या कहना है इस 9 नंबर के बारे में? जी देखिए, 2025 की टोटल जो है वो 9 आती है, ठीक है। मतलब 9 नंबर जो है अगर हम पॉजिटिव वे में देखने जाएंगे तो वो चेंजेस दिखाता है, हम उसको बैलेंस शीट नंबर कहते हैं। मतलब क्या है, आपका जो प्लस माइनस है वो सारा वही पे है। तो उस साल में आपने जो कर्म किए हुए हैं आज तक के, वो अगर आपने अच्छे किए हुए हैं तो आपको बहुत पॉजिटिव है, अगर आपने बुरे किए हुए तो आपको बहुत निगेटिव है। नो डाउट वर्ल्ड वाइड 9 नंबर जो है वो एक शक्तिशाली नंबर है, तो उसको झेलने की, उसको सहन करने की शक्ति हर एक में नहीं है। वैसे हमारे प्लेनेट में भी उतनी शक्ति नहीं है। तो अभी क्या क्या होगा, तो सबसे पहली चीज बहुत चेंजेस होंगे, बहुत सारी चीजों में चेंजेस होंगे। शायद मैं जैसे बीच में भी मैंने कहा था किसी पॉडकास्ट में कि अभी वर्ल्ड वॉर होने वाला है। अच्छा। तो शायद उसकी शुरुआत अगले साल से भी हो सकती है, जो पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है, क्योंकि वो जरूरी भी है। अभी निगेटिव वाइज अगर हम देखेंगे तो 9 नंबर जो है वो डिजास्टर का भी नंबर कहा जाता है। अच्छा। तो शायद प्राकृतिक आपदाएं ज्यादा आ सकती है, जो गए सालों में आई है उससे कई ज्यादा प्रमाण में आ सकती है। जैसे भूकंप हो गया, सुनामी हुई। जैसे 9 नंबर हम फायर का भी कहते हैं, तो फायर रिलेटेड केसेस ज्यादा होंगी, बर्निंग केसेस ज्यादा होंगी, ज्यादा जगहों पे आग लगेगी, ये केसेस भी ज्यादा बढ़ेंगे। जैसे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गर्मी भी बढ़ रही है, तो जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उस वजह नेक्स्ट ईयर वो टेम्परेचर रेगुलर से कम 5 से 6 गुना ज्यादा परसेंटेज में बढ़ेगा। तो गर्मी ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट होगा और ये चीजें होगी। पृथ्वी तत्व के होने के वजह से नेक्स्ट ईयर पृथ्वी के दाम बढ़ेंगे, मतलब प्लॉट्स के, आप कह सकते हो कि बंगलोज के या प्रॉपर्टीज की जो रेट है वो भी एक्सट्रीम बढ़ सकते हैं। वाओ, तो ये सब आप लोग नोट कर लीजिए, बिकॉज ये सब जब अगले साल होगा
जितने भी लेवल पे हो, तो इसी पॉडकास्ट पे आके आप लोग कमेंट करेंगे कि सर ने ये पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था। उससे पहले सर बहुत ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं जो भी आपका मूलांक होता है ना, इसका मतलब ये होता है कि आपके मूलांक की आपके अंदर कमी है। सपोज कि अगर किसी का 5 नंबर अगर मूलांक है तो वो 5 नंबर उसके अंदर बैलेंस नहीं है। क्या ये सच है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि क्या देखिए, आपके जैसे लाइफ गुजरती जाती है उस टाइम पे आपकी दशाएं भी बदलती रहती है। आपकी जो मेजर दशा है वो भी चेंज होती रहती है, अंतर दशा जो है वो भी चेंज होती रहती है। तो आपका एमबीडी मूल्यांक, भाग्यांक और दैवीय अंक के साथ उस नंबर का क्या रिलेशन है और उस समय आपकी दशा कौन सी चल रही है, अंतरदशा कौन सी चल रही है, आपका पर्सनल मंथ क्या चल रहा है, उसका भी इम्पैक्ट आता रहता है। अभी आपने बेसिक एक नंबर 5 बोला, तो नंबर 5 जो है वो अगर हम देखेंगे तो हमारा कर्मा ग्रिड जो है उसमें वो सेंटर में है, वो सबको बैलेंस कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो बच्चा है। आपके फैमिली में जब बच्चा आता है तब फैमिली बैलेंस होती है अगर देखने जाओगे, लेकिन खुद जो है वो नंबर 5 जो है वो बहुत चंचल है। अच्छा, तो वो खुद क्यों बैलेंस होगा और कैसे बैलेंस हो पाएगा? तो ये पॉसिबल नहीं है। सर न्यूमरोलॉजी में ये भी बहुत लोग कहते हैं कि 5 नंबर नहीं हो ग्रिड में तो आपकी ग्रिड बहुत खराब है, 5 नंबर बैलेंस का ही नंबर है। तो क्या ये भी सच है? नहीं, क्योंकि नंबर 5 किस्मत से मिलता है। और अगर आपके फैमिली में 4 लोग हैं, 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, 5 लोग हैं, किसी एक के भी ग्रिड में अगर नंबर 5 आ रहा है तो वो पूरी फैमिली को उसका इम्पैक्ट देता है। तो आपके ग्रिड में नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके साथ दूसरे नंबर जो है वो हम ला सकते हैं, दूसरे नंबर से हम उसके रिजल्ट्स पा सकते हैं। जैसे हम न्यूमरोलॉजिकली उसको अगर डिजायर्स है कि बंदा कम्युनिकेशन में जाना चाहता है, बंदा स्पोर्ट्स में जाना चाहता है, तो हम उसके हिसाब से उसके नेम सिंक्रोनाइजेशन करके वो नंबर को फील कर सकते हैं अगर रिक्वायरमेंट है तो। सर एक सबसे कॉमन चीज जो न्यूमरोलॉजी में हमारे को डराया जाता है वो है जो नेम न्यूमरोलॉजी में कि आर लेटर को डबल कर दिया, किसी लेटर को डबल कर दिया तो बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं। और इनफैक्ट इससे पहले भी मैं एक सबसे जरूरी सवाल ये पूछना चाहूंगी, बहुत सारे लोग ना आजकल पॉडकास्ट देख के खुद ही एक अंकशास्त्री बन जाते हैं, एक वास्तु एक्सपर्ट बन जाते हैं। और वास्तु से ही मुझे याद आया, हम एक दोष के बारे में और डिस्कस करने वाले थे जो हमारा वास्तु दोष था, जिसके बारे में आपने नाम लिया शैल्य दोष, शायद शैल्य दोष, जिसके बारे में मैंने नहीं सुना, तो आप एक बार उसके बारे में बता दीजिए। सबसे पहले आर अल्फाबेट डबल करने से कोई बीमारी आती है तो नहीं, ठीक है। बीमारी आने के पीछे कोई एक रीजन नहीं है, कोई एक वजह नहीं होती है। उसके पीछे आपके कर्म है, आपकी वास्तु है, आपका टोटल नाम और आपका फर्स्ट नेम के वाइब्रेशन कितने पे है, तो उस टाइप की बीमारी आ सकती है। लेकिन कुछ बीमारियां आप जन्म के साथ साथ आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ साथ लेके ही आते हो तो वो होगी ही होगी। तो आप उसको क्या कर सकते हैं, न्यूमरोलॉजिकली नेम सिंक्रोनाइज करके उसकी इंटेंसिटी कम कर सकते हैं। उसको आप नहीं होगी ये वाला चीज नहीं हो सकता है। अभी आते हैं दोषों पे। तो ये जो शैल्य दोष है, ये शैल्य दोष मतलब क्या? शैल्य ये संस्कृत शब्द है, तो शैल्य का मतलब है आपका बोन, आपकी हड्डी। तो आपका अगर जानकारी है तो जैसे दफन किया जाता है कई कास्ट में या कई रिलीजन्स में, तो उनके बाल जो है ना वो ज्यादा दिन रहते हैं। अच्छा, क्योंकि उसमें कैल्शियम है। जैसे आपको पता रहेगा कि आपका कैल्शियम डिफिशियंसी जब कम होती है तो बाल गिरना चालू हो जाता है, बाल झड़ना जल्दी जो चालू हो जाता है। तो हमारे बोन्स में भी कैल्शियम है, तो कैल्शियम जो है वो जल्दी घुलता नहीं क्योंकि वो हार्ड है। तो जिस भी वास्तु मतलब जमीन के नीचे बाल है, हड्डी है, अब ये हड्डी ह्यूमन वाली है या और दूसरी कोई है, मतलब जिसी पेड़ का तना जो है वो भी उसका हड्डी है, वो भी अगर दबा हुआ है तो शल्य दोष आता है। अब ये तो जनरल चीज है कि किसी भी प्लॉट में आप आओ अगर चेक करोगे तो शल्य दोष आपको मिलेगा। लेकिन जब ये अबो 35% है और वो निगेटिव वाला है, जैसे वहां पे किसी की डेथ हुई है, उसी को वहीं पे दफना दिया है, जैसे हम कहते हैं खून खराबा हुआ है और वहीं पे उसको गाड़ दिया गया, या कई सालों पहले हमारे यहाँ पे जब युद्ध होते थे तो काफी लोग जो है वो युद्ध में मर जाते थे, तो उनको सारा जो है वो इकट्ठा दफनाया जाता था।
तो वो जहाँ पे इस टाइप की कुछ एक्टिविटी हुई है और जमीन के नीचे वो चीजें दबी हुई है, तो उसका इम्पैक्ट ऊपर आता है, जिसको हम शल्य दोष कहते हैं। ये अबव 35% अगर रहेगा तो वहां पे आपको रेमेडीज करनी जरूरी है। इसमें एक आसान रेमेडी है। आप अगर न्यू कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, आपका घर या कोई सोसाइटी है, कुछ भी कर रहे हो, अगर आप 30 फीट बिलो अगर आप जाते हो तो आपका शल्य दोष वो मिट्टी के साथ निकल जाता है, क्योंकि उसके नीचे जो है उसका इम्पैक्ट इतना ऊपर आ नहीं पाता। तो अगर आप 30 फीट बिलो अगर जा रहे हो तो आपका शल्य दोष नहीं रहता। लेकिन आज के डेट में ऐसी कई जगह है, भारत में है या बाहर भी है, जहाँ पे 6 फीट 5 फीट 10 फीट तक ही नीचे जाया जाता है, उसके नीचे नहीं जाते हैं। तो सर अगर कोई न्यू कंस्ट्रक्ट नहीं करा रहा तो फिर वो क्या कर सकते हैं? उसके लिए हम कुछ चीजें करते हैं, जैसे कोई विधि करते हैं, हम रत्नदीप संस्कार कहते हैं, हम धातु संस्कार करते हैं, हम औषधि संस्कार करते हैं। उनकी दिक्कतें क्या है, उस शल्य दोष की वजह से उनको क्या इम्पैक्ट हो रहा है, उस हिसाब से वहां पे रेमेडीज की जाती है। ऑलराइट। अभी इसमें स्त्री शाप वाला जो है इस टाइप का ही है कि आपकी शापित वास्तु है। अच्छा। तो ये भी एक फैक्टर है जो ग्रिड में दिखाई देता है कि आप शापित वास्तु में रह रहे हो। तो ये शापित वास्तु कहां से आ रही है? तो ये शापित वास्तु है जैसे आपने किसी की जमीन ठग ली, हड़प ली, तो ये चीजें है कि उस आदमी की मंशा थी कि ये मेरी जमीन है और इन्होंने वो ठग ली और उसकी डेथ हो गई, और वो जब जा रहा है, जब उसको प्रवाह मिल रहा है, तब वो इच्छा दर्शाता है कि ये मेरी वाली जमीन थी। तो उसने उस आदमी को श्राप दे दिया, उसने वो जमीन को श्राप दे दिया। तो ऐसी वाली जो जमीन होती है उस जमीन को शापित वास्तु किया जाता है, कहा जाता है। या तो एक्सट्रीम शल्य दोष जहां पे भी है, हम कहते हैं कोई एरियाज ऐसे है जहां पे दफन भूमि थी, शमशान था, उस एरिया में अभी कुछ सालों के बाद ये एक्सपांशन होते जाते हैं, सिटी के गांव जो है वो बड़े हो जाते हैं, तो जहां पे पहले शमशान था वहां पे जमीन रह जाती है और कोई वहां पे खरीद के कंस्ट्रक्शन कर लेता है, तो उस जगह को भी हम शापित वास्तु कहते हैं। तो इसके लिए कोई सोल्यूशन नहीं है, अदरवाइज आप 30 फीट जाओ और निकालो, अगर आपको रिलीफ मिले तो बहुत बड़ी चीज है, अदरवाइज ये गारंटेड नहीं है कि आपको रिलीफ मिल ही पाए, क्योंकि वहां पे कितने सालों से वो चीजें घटित हो रही है और वो जो आदमी है जिसकी मंशा थी वो उसको नहीं मिल पाया और इसने वो हड़प कर लिया, तो वो उसको भी वो नेगेटिव रिजल्ट्स ही मिलने हैं। तो सर जैसे आपने बताया न्यूमरोलॉजी से वास्तु की चीजें भी इतनी पता चल जाती है जी। तो जैसे अगर हमारे घर में कोई चीज कहीं पड़ी है, गलत पड़ी है, क्या ये भी न्यूमरोलॉजी से पता लग सकता है? काफी चीजें जो है जो हम कहते हैं एलिमेंटल वाइज है, जैसे फायर एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट है, स्पेस एलिमेंट है, ये चीजें जो है ना, अगर बड़ी पैमाने पे अगर कहीं गलत डायरेक्शंस में अगर है तो वो भी पता चलती है। मेरे एक कस्टमर है, कंसल्टेशन के लिए जब आए थे तो जब ग्रिड देखा तो मैंने कहा आपका सारा वास्तु जो है वो सही चल रहा है, बस आपके नॉर्थ ईस्ट में एक दिक्कत है, वहां पे आपने हेवी कुछ तो रख दिया है। तो उन्होंने सामने सामने बोला सर कुछ भी नहीं है सर, पूरा खाली पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और वो घर जाने के बाद मुझे दूसरे दिन कॉल करते, बोलते सर मेरे नॉर्थ ईस्ट में मेरे बेटे की जिम है और उसका सारा वेट लिफ्टिंग का जो है वो जो डंबल्स है सारा जो है वो नॉर्थ ईस्ट में है। तो मैं बोला सर इससे हेवी और क्या होगा। तो ये पता चलता है। वाओ। तो सर यही मैं आपसे एक सवाल पूछने वाली थी, जो मैं कह रही थी आजकल पॉडकास्ट देख के कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट बनने चले जाता है, कोई भी कुछ भी बन जाते हैं, बट सर आप ये चीज पढ़ाते भी हैं जी। आप बताइए, और आपको 12 साल हो चुके हैं, उससे ज्यादा ही इनफैक्ट हो चुके हैं आपको, उससे पहले आप पढ़ रहे हैं, ये तो एक एक्सपीरियंस है जो आपको हुआ है, और अभी भी यही है आपका एक मानना कि अभी भी आगे और कितना आपने इस चीज को कंटिन्यू करना है। तो सर उसके बावजूद ये चीज को इतनी डेप्थ में कि हम अंतरदशा तक पता लगा लेते हैं न्यूमरोलॉजी से, सीखने में कितना समय लग सकता है? इसको लगभग सिलेबस कवर करने के लिए हमें महीना से 1.25 महीना लगता है, मतलब 43 डेज तो हम बोल के ही चलते हैं कि सिलेबस कवर करने के लिए चाहिए, क्योंकि देखिए टॉपिक्स जो है ना वो बहुत सारे हैं जी। लेकिन जब 1.25 महीने के बाद 43 डेज के बाद प्रैक्टिस सेशन चालू होते हैं ना, तब भी कुछ आप बहुत और ऐसी चीजें हैं जो सीखते हैं, क्योंकि
जैसे एस्ट्रोलॉजिकली हर एक की कुंडली सेम नहीं है, हर एक की कुंडली में योग ये सारी चीजें जो है अलग है, वैसे ही न्यूमरोलॉजिकली हर एक कॉम्बिनेशन अलग है, हर एक न्यूमरोस्कोप अलग है। जितने न्यूमरोस्कोप आपके आंखों के सामने से जाएंगे उतना आपका ज्यादा एक्सपीरियंस बनेगा। तो मैं जब क्लास लेता हूं तो क्लियर कट बोलता हूं कि बहुत सारे लोग ऐसे आपने पूछा कि इसका ड्यूरेशन क्या है, तो मैं एकदम क्लियर कट बोलता हूं कि इसका ड्यूरेशन कोई नहीं, आपने ज्वाइन करना है और लाइफ टाइम सीखते जाना है, क्योंकि मैं अभी और सीख ही रहा हूं। तो सिलेबस के लिए तो मैं आपको सिलेबस सिखा रहा हूं, आपको मैं बोल रहा हूं कि 43 डेज 45 डेज के लिए आपको सीखना है। तो उसके बाद जो प्रैक्टिस सेशंस है, जैसे आप डॉक्टरेट कर ली तो आपके डॉक्टरेट के बाद आपकी प्रैक्टिस जरूरी है ना, तो वो आपकी कोई भी डॉक्टर है जो या फिर कोई एडवोकेट है जो क्या कहता है, मैं अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्योंकि वो एट द एंड ऑफ द डे हम सीखते ही रहते हैं, क्योंकि वो इतना वास्ट है। इसमें आप लोगों को कंसल्टेशन ही कर पाओगे, दे पाओगे, उनको रिलीज दे पाओगे, लेकिन आप ये कभी नहीं कह सकते हो कि मैं 100% सीख के हो गया मेरा। मैं खुद नहीं बोल रहा हूं तो वो पॉसिबल नहीं है। अब आई इंपॉर्टेंट चीज, यूट्यूब देख के बहुत लोग खुद का कर रहे हैं। मैंने रिसेंटली दिल्ली में, अभी गुड़गांव में, गुरुग्राम में एक कस्टमर को कंसल्टेशन किया है। उनका हवेली का काम चल रहा है, जैसे हम कोठी बोलते हैं, तो कोठी का काम चला है। तो वो मैम ने यूट्यूब पे देख देख के सारी चीजें बना ली। अच्छा, ठीक है, किसी को सुना है, किसी को सुना है, कोई ये बोल रहा है, कोई वो बोल रहा है। अब ये सारा उन्होंने देख देख के जब उन्होंने घर बनाया, अब जब उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैंने सही से बनाया कि नहीं बनाया, तो सारा ढांचा बन के रेडी है, बस अभी उसको फाइनल जो है वो टच देना है। उनको कहीं से मेरा इंफॉर्मेशन मिला तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट कर लिया। तो मैंने उनको क्लियर कट बोल दिया, मैम आपने जो किया है वो 70% गलत किया है, क्योंकि उन्होंने यूट्यूब पे देख देख के किया है, क्योंकि यूट्यूब पे 100% नॉलेज आपको कोई नहीं दे रहा। तो जब सारा मैंने एनालिसिस किया तो वो घर अगर गिरेगा तो सबसे बेस्ट होगा, और हम नया बना लेंगे तो सबसे बढ़िया होगा। अभी उन्होंने जो लगभग 30-40 CR लगा रखे हैं, तो वो बोले सर अभी तो ये हो नहीं पाएगा, हम इसको कैसे रिपेयर कर पाए। तो मैंने उनको क्लियर कट बोल दिया, रिपेयर तो हम कर लेंगे, लेकिन अगर आपका हाथ आज के डेट में फ्रैक्चर है तो उसकी ताकत और ओरिजिनल हाथ की ताकत, जो रेमेडीज के बाद आपका फ्रैक्चर के बाद हाथ जुड़ेगा, वो रेमेडीज के बाद वाला है, और जो ओरिजिनल हाथ है वो बिगर रेमेडीज वाला है, उसमें डिफरेंस रहेगा। तो ये मैं आपको 100% ये नहीं कह पाऊंगा कि ये आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। अभी उनकी सबसे बड़ी दिक्कत थी रिलेशनशिप वाली, घर में 3 या 4 ही मेंबर हैं, लेकिन एक दूसरे की बनती नहीं है। सेम सिम्टम्स उनके जो अब घर में रह रहे हैं वहां पे भी वही है। देखिए यूट्यूब पे देख के भी वो वही गलतियां करी हुई है जो उनके प्रेजेंट घर में है, बस थोड़े से चेंजेस हुए हैं। क्यों? क्योंकि ब्रेन के आपके पैटर्न के साथ आपकी वास्तु जुड़ी हुई है। तो आप जब तक उसको स्विच नहीं करते, मतलब जब तक आप न्यूमरोलॉजिकली आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स के पैटर्न को स्विच नहीं करते हो, तब तक आपकी वास्तु भी आपको उसी टाइप की मिलती जाएगी। आप बना रहे हो, ये मेरे पास एग्जांपल है, रिसेंटली लास्ट मंथ ही मैंने कंसल्टेशन किया है उनका, तो वो उसी टाइप की आपको मिलेगी, क्योंकि आपका नाम जो है वो सिंक्रोनाइज नहीं है। वाह, कभी भी इतनी एडवांस, इतनी डेप्थ न्यूमरोलॉजी यानी किसी से नहीं सुनी है जितनी डेप्थ में आप न्यूमरोलॉजी के लेके जाते हैं। और जैसे कि मैंने अपनी ऑडियंस को बताया, फेस्टिव सीजन चल रहा है सर, तो डेफिनेटली हमारी ऑडियंस के लिए जो आप सरप्राइज लेकर आए थे हमें जरूर बताइए। जी जरूर बताएंगे। जनरली मैं इस टाइप की रेमेडीज में ज्यादा लोगों को डालता नहीं हूँ, क्योंकि ये चीज करो वो चीज करो, क्योंकि मैं खुद वो चीज उतनी करता नहीं हूँ। लाइफस्टाइल आप करो, उसमें मैं एक बेसिक रेमेडी देता हूँ जो अच्छी है और बहुत अच्छा काम करती है। हम एक पोटली बनाने सिखाएंगे लोगों को, जिसमें आपको 1 फीट बाय 1 फीट का स्क्वायर लाल कलर का सूती मतलब कॉटन का कपड़ा लेना है, और उसमें आपने कुछ चीजें रखनी है। ये सब आपको कब करना है? जब आप लक्ष्मी पूजन करते हो, धनतेरस के टाइम भी करेंगे तो भी चलेगा,
या तो लक्ष्मी पूजन के टाइम पे आप जब सारी पूजा जो है रखते हैं उसी टाइम वहीं पे रख देंगे, उसकी पूजा होगी, तो उसके बाद आप उसको नोट करेंगे और आपके तिजोरी में, आपके कैश काउंटर में आप रख दोगे तो वो आपको बरकत देता जाएगा। ठीक है, मैं आपको सामग्री देता हूं। सबसे पहले आप 1 रुपए के जो कॉइन्स है वो 7 कॉइन्स ले लीजिए, वो उस कपड़े में सेंटर में रख दीजिए। उसके बाद सफेद कौड़ियां आती है, वो 7 कौड़ियां लेनी है, वो रखनी है। उसके बाद आपका गोमती चक्र आता है, वो 7 गोमती चक्र रख दीजिए। उसके बाद गुंजा आते हैं, वो 7 गुंजा, जैसे काला और लाल गुंजा जो है वो कहीं भी मिल जाता है पूजा सामग्री की दुकान में, वो 7 गुंजा रख लीजिए। और 7 लौंग, जिसमें ऊपर का जो गोल होता है वो टूटा हुआ ना रहे, वो पूरा रहे, ऐसे 7 लौंग। ये सारी सामग्री आप उस कपड़े में रखिए और पूजा की जगह पे रखिए, उसकी भी पूजा कीजिए। उसके आपका पूजा होने के बाद उसको क्रॉस नोट करके उसको आपके कैशियर में, कैश काउंटर में, आपकी तिजोरी में रख दीजिए। वो आपके दिन दुगने रात चौगने पैसे करते जाएगा। वाओ, तो मतलब हमारे को एक हमारी पर्सनलाइज्ड पोटली कह सकते हैं जो हमारे हाथों से ही बनी है और हाथों से ही पूजा हुई है। तो बिल्कुल ही वो एक आपका होता है ना कि आपका ऑरा, आपका हर एक चीज उस पोटली में होगी और आप उसका इतना बड़ा लाभ उठा सकते हो। तो ये एक सरप्राइज था इसी के लिए, और इस पूरे पॉडकास्ट के लिए, इस पूरे एपिसोड के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आप जैसे लोगों की वजह से हमारा ये जो साइंस है इसमें आज भी एक ऑथेंटिसिटी बची है। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे को ज्ञान देने के लिए। थैंक यू वेरी मच।